अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गुलाब की खेती से अच्छी आमदनी के लिए करें जरूरी कार्य। कीटों रोगों से बचाए टमाटर की फसल। बाजार में गुलाब की मांग काफी ज्यादा है। जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे और भी कई अवसरों पर गुलाब के फूलों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गुलाब की खेती कम लागत में भारी मुनाफे देने वाली फसल हो चली है। लेकिन इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ। तो जो अभी फार्मर या पर्सन अभी रोज के खेती कर रहे हैं या फिर पॉली हाउस में उगा रहे हैं या ट्रेस पे रोज की उगा रहे हैं, तो उनमें देखा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप आता है और प्रत्येक साल इसकी कम या ज़्यादा मात्रा में प्रभाव और विपरीत इफेक्ट देखा गया है। तो सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान में कोई परेशानी नहीं होती है, इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि पत्तों पे जो भी एरियल पार्ट है, जो उन पे आप देखिएगा कि आटे नुमा पाउडर के जैसा पूरे पत्ते पे छिड़का रहता है। कांटे हैं या स्टेम है, तना पे पूरा एरियल पार्ट में आपको दिखाई देगा। और विद जैसे जैसे डिजीज का प्रकोप बढ़ते जाएगा, ये जो सफ़ेद कलर है वो ग्रे कलर, पर्पल कलर में कन्वर्ट कर जाता है। और उस स्टेज में क्या होगा, यदि आप नहीं लेते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट, तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो पत्तियां हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाएगी, मुड़ने लगेगी और मुड़ के सूखने लगेगी, सूख के गिरने लगेगी। प्री मैच्योर डिफोलिएशन होने लगता है वहाँ पे पत्तियों का। और जो फ्लावर होता है, जो ओपन नहीं होता है, बर्ड है जो कि ओपन ठीक ढंग से नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है ना कि आपको बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है, वो देखने में बहुत भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी ये पहचान है। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि आपका इनिशियल स्टेज पे है, देखिए कि बर्ड नहीं आ रहे हैं, तो क्या कीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए। जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसका प्रूनिंग कर दीजिए। ऐसे भी आपको प्रूनिंग करना चाहिए। यदि ये बहुत झाड़ी नुमा है तो प्रूनिंग कीजिएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे एरेशन अच्छे से होगा। जब हवा का बहाव अच्छे से होगा तो क्या होगा कि पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन वहाँ पे कम लगेगा। और दूसरी बात है कि पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन वहाँ पे देखा गया है इन जनरल जहाँ पे कि सॉइल में, मिट्टी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, या तो फार्मर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज़्यादा कर देते हैं जो कि पत्ते को ज़्यादा हरा और सैकुलेंट बना देती है, तो इससे भी इन्फेक्शन होने की चांस रहती है। तो आप जो भी पर्सन इसे ग्रो कर रहे हैं तो वो ध्यान दें कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग ना करें, जितना रिकमेंडेड डोज है उतना ही ये उपयोग करें। और कैल्शियम का भी प्रॉपर ध्यान रखें कि कैल्शियम
प्लस अदर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रॉपर मिट्टी में होना चाहिए न्यूट्रिएंट। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। तो इसमें फार्मर क्या करे ना कि जो आप इरिगेशन लेते हैं जो देते हैं ना, तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप इरिगेशन मॉर्निंग के टाइम में दें। तो मॉर्निंग के टाइम में इरिगेशन कीजिएगा तो क्या होगा कि जो पानी आपने दिया वो सन के इफेक्ट से दिन में वो इवेपोरेट कर जाएगा, बाष्पीकरण हो जाएगा, तो वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं बनेगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पौधे सूखा रहेगा और इसका इन्फेक्शन होने की चांसेस कम है। तो इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं इन्फेक्शंस को। फर्स्ट बात ये हुई। सेकंड बात, यदि इसके बावजूद भी आपका इन्फेक्शन आ जाता है तो सबसे पहले प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करने के बाद जो भी आपका प्लांट प्लांट के चारों ओर दिख रहा है उसे आप उठा के इधर जला दीजिए या फिर मिट्टी में गाड़ दीजिए। तीसरी बात है कि आप इसमें कर सकते हैं कि आप केमिकल मैनेजमेंट ले सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे बाजार में फंजीसाइड हैं, जैसे कि हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव है डाइफेनाकोनाजोल है, उसको @ 0.05% ले सकते हैं, जो कि सेफर फंजीसाइड है। ऐसे आप कार्बेंडाजिन या बेबिस्टन भी यूज कर सकते हैं @ 0.1% से। नहीं तो सल्फर डस्टिंग भी बहुत जो फार्मर खेत में उगा रहे हैं तो सल्फर डस्टिंग कर सकते हैं 25 kg पर हेक्टर के हिसाब से, या बेटेबल सल्फर ले सकते हैं @ 0.3% से। तो बहुत सारे फंजीसाइड है, उसको ले सकते हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% बाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है। इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो वाटरिंग सही टाइम पे दीजिए और प्रॉपर अमाउंट में दीजिए, एक्सेस मत दीजिए। प्रॉपर एरेशन रखिए, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहिए। इसके बावजूद भी यदि नहीं होता तो फिर केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जाइए। थैंक यू। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती किए हैं, उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जो बहुत ही कम समय में फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं।
किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर कीट आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, आप कीट नियंत्रण करने के लिए डाइमेथोएट दवा है। डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, या स्पाइनोसेट दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से तेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफ़ेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों, आप नीवोन दवा ये भी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, 2 प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ 72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें जीवाणु जनित उकटा और फफूंद जनित उकटा भी कई बार दिखाई देता है। अगर इस प्रकार के पौधे आपको जगह जगह से सूखे हुए या पीले पड़े हुए पत्तियां या पौधे कहीं कहीं छोटे हो गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उखाड़ करके देखें। उनकी जड़ें अगर काली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं तो समझें कि ये जो है उकटा से आपका नुकसान हो रहा है, फसल ख़राब हो रही है। तो इसमें कार्बनडाजिम दवा है। कार्बनडाजिम दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करें और आप देखेंगे कि फिर यह रोग आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल फिर सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। यह तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अच्छी किस्म के कई फायदे होते हैं, चाहे वह निर्जीव वस्तु हो या सजीव। यहाँ बात कर रहे हैं पशुओं की नस्ल की। हर नस्ल की कुछ खासियतें होती हैं जो उन्हें उसी जाति के जानवरों से अलग करती हैं। पशु प्रजनन ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम कम दूध देने वाली नस्ल को भी अधिक दूध देने वाली नस्ल में तब्दील कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। आज अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं, विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्ल सुधार करें, जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। इसमें ये ध्यान रखें जो हमारा पशु है वो उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो हमारा सीमन है, जो पशु का गर्भित कराने वाला जो वीर्य है वो उत्तम सांड का होना चाहिए। तो उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमारी ब्रीड का चयन करें। उसके बाद उसका जो सीमन एक्स्ट्रा है उस पर उसकी जो उस पर तारीख लिखी होती है उसको चेक करें कि कब ये इसकी पैकिंग हुई है, तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। तो ये इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें तो उसकी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो दर है या उसकी जो सक्सेस दर है वो सही रहेगी
और हमारा जो पशुपालन का जो हमारा ब्रीडिंग का प्रोग्राम है वो सफल होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गैरतगंज जिला रायसेन से रोहित सोनी ने। आपने मूंग की खेती के लिए बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो रोहित जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ में बोई जाने वाली मुख्य फसल जिनमें मूंग का सबसे प्रमुख स्थान आता है, वैसी फसल पे बात करेंगे। तो आज हम मूंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिन्हें आप अपने उत्पादन कार्यक्रम में लें। तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है PDM 139। ये करीब 60 दिन की वैरायटी है और पीला मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट है। दूसरी नई वैरायटीज जिनमें शिखा। तीसरी वैरायटी है आपका विराट भी लगभग 55 से लेकर 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। चौथी एक वैरायटी और है जिसे बोलते हैं कनिका। इस वैरायटी का भी अपना एक परफॉर्मेंस है। तो किसान भाइयों, ये तो रही वैरायटियों की बात। दूसरी हम आपकी बात करते हैं खेत की तैयारी का। किसान भाइयों, अभी आपने मूंग का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि के चयन और तैयारी तथा खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बुआई की बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कि हम किस तरह की भूमि का चुनाव करें। हम उसमें इतना कहना चाहेंगे आपसे कि उस तरह की भूमि का आप चयन करें जिनमें पानी, अगर बरसात में पानी यदि आता भी है तो पानी, बरसात का पानी धीरे निकल जाए, पानी अगर रुकता न हो, तो ऐसी ज़मीन आपके लिए मूंग के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। ये तो रही आपकी किस तरह की मिट्टी चुनाव करना चाहिए। दूसरा, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे खेत की तैयारी आप करो तो कैसे करो, कि बहुत गहरी जुताई की ज़रूरत इसके लिए नहीं होती। वैसी मिट्टी या वैसी ज़मीन जिनमें आपने बहुत गहरी जुताई नहीं किया हुआ है और खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं उस मिट्टी में, उस वैसी ज़मीन को आप मूंग की फसल के लिए प्रयोग कर सकते हो। मूंग की फसल में यदि हम बुआई करते समय उर्वरक के प्रबंधन की बात करें, उर्वरक को कितना प्रयोग करना है, इस पे यदि हम चर्चा करें तो किसान भाई मैं बताना आपको चाहूँगा कि करीब DAP 35 से लेकर के 40 किलो DAP मूंग में आपका प्रयोग करना है प्रति 1 एकड़ में। सबसे ज़्यादा म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है। ये करीब 20 से लेकर 25 kg पर एकड़ के हिसाब से डालना है आपको। तो ये बुआई से पहले आपको डालना है। जिस समय आप बुआई करने जा रहे हैं उससे पहले आप खेत की तैयारी के समय में इसको डाल के मिट्टी में मिला दें, उसके बाद आप फसल की बुआई करें। आप किसान भाइयों, मूंग की फसल से आपको ज्यादा उत्पादन मिले, इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि हम बुआई करें तो कैसे करें, बीज दर क्या होना चाहिए हमारा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि करीब 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ मूंग के बीज का रिकमेंडेशन हम लोग देते हैं। सबसे पहले जो मुख्य बात होती है कि बुआई से पहले बात ध्यान देना है बीज शोधन का, जिसके हम बीज उपचार की बात करते हैं। इसके लिए आपका कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम आपका 37.5%, इसका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो जितने भी बीज के ऊपर जो भी आपके फफूंद हैं, बीमारियां हैं, वो नष्ट होती हैं और बीज के अंदर भी जिस तरह के फफूंद या बीमारियां हैं वो भी नष्ट होती हैं। तीसरी एक चीज उसमें हम और ऐड किया है हम लोगों ने कल्चर का। तो कल्चर में चाहे राइजोबियम हो, चाहे सूडोमोनास हो, चाहे आपका PSB हो। जिन खेतों में यदि आपने इससे पहले यदि दाल की फसल लिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग 5 ग्राम पर केजी का रिकमेंडेशन देते हैं। यदि आपने इससे पहले दाल की फसल का प्रयोग नहीं किया है तो 10 ग्राम प्रति केजी इसके लिए हम लोगों का रिकमेंडेशन है वैज्ञानिकों का कि इस तरह से हम लोग मूंग की फसल में प्रयोग करेंगे। दूसरी चीजें, बीज से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की बीज की दूरी और लाइन से लाइन की बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो किसान भाई, चूंकि पौधे से पौधे की बीज की दूरी लगभग 5 सेंटीमीटर, 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की बीज की दूरी हम लोग 30 सेंटीमीटर का
रिकमेंडेशन है ये। ज़्यादा नीचे बुआई करेंगे तो पौधे को निकलने में दिक्कत होगी, पौधे भीतर ही भीतर पूरा निकल करके नीचे मुड़ जाएगा, जिससे क्या होता है प्लांट पॉपुलेशन कम हो सकती है। इसीलिए कोशिश ये करें कि जब तक पर्याप्त नमी आपके खेत में नहीं है तब तक आप इसकी बुआई न करें। यदि हमने फसल की बुआई कर लिया, बुआई करने जा रहे हैं और बुआई करने के बाद फसल हमारी उग गई, और उगने के बाद कि इसमें मूंग की फसल में सबसे बड़ी ध्यान देने की जरूरत यह है कि यदि जरूरत पड़े तो आपको एक सिंचाई अवश्य रूप से उसमें स्प्रिंकलर से 3 घंटे की देनी ही देनी है। ये रहा किसान भाइयों आपके लिए मूंग की फसल की विस्तृत जानकारी। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।